ये सभी प्रश्न हम पूछ रहे हैं कल के भविष्य के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से। खूब आशाएं हैं, गुजरात को ही नहीं पूरे देश को आशाएं हैं कि श्री अरविंद केजरीवाल जी एक बार प्राइम मिनिस्टर बने और पूरे देश को गंदी नाली में से पड़े हुए कुछ नेताओं को दूर करें। अभी मेरा जहां तक यहाँ सवाल है, जैसा कि मैंने लिख के दिया हुआ है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ एक एक्ट नहीं, वकीलों की काफ़ी समस्याएं हैं। जूनियर वकीलों के पास आवक का साधन नहीं होता है, दूसरे स्टेट में अगर मिल रहा है तो गुजरात में क्या पूरे हिंदुस्तान में सभी वकीलों को मिलना चाहिए। दूसरा, वकीलों के पास अगर बीमार हो जाते हैं तो कोई सहाय नहीं है, सहाय आर्थिक सहाय भी नहीं होती है, मेडिकल सहाय भी नहीं होती है, इंश्योरेंस नहीं है। अगर वकीलों को इंश्योरेंस मिलता है और उसका प्रीमियम कुछ सरकार भरे, कुछ वकील भी भरेंगे, तो उससे काफ़ी राहत मिल जाएगी। मरने के बाद नॉमिनल जो वेलफेयर फंड से मिलता है वकीलों को, उसके सिवाय सरकार कुछ भी नहीं देती है। जबकि एक नेता, एक विधायक विधानसभा से निवृत्त होता है 5 साल के बाद, तो उनका पेंशन बढ़ जाता है। उसके बाद लोकसभा में जाते हैं तो लोकसभा का पेंशन और विधानसभा का पेंशन, सभी पेंशन चल रहे हैं। वकीलों को कहते हैं, एडवोकेट को या ऑफिसर ऑफ द कोर्ट माना जाता है। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हुए भी एक ऑफिसर की कोई तुलना में वकील को कभी गिना ही नहीं जाता है। कई बार ऐसा हुआ है, पुलिस एक अनपढ़ की तरह भी होती है, पुलिस तो वकीलों को सलाह देती है पुलिस स्टेशन में, जाओ ऐसा करो। कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं माना जाता है। वकीलों का कभी सम्मान पुलिस स्टेशनों में तो होता ही नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि जुडिशरी में जजेस लोग भी वकीलों के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसा कि गुजरात में यहाँ के एक गुजरात बार एसोसिएशन, गुजरात हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के एडवोकेट श्री ओझा साहब के सामने प्रेसिडेंट थे, उनके सामने भी कंटेम्प्ट की गई सुप्रीम कोर्ट से, जैसे तैसे उन्हें बड़ी राहत मिली। और जब इतने बड़े प्रेसिडेंटों को लिए तकलीफ है तो सामान्य वकीलों की तो एक हैसियत ही क्या होती है। इसलिए विनती है मेरी आज आप सभी समक्ष ऐसी है कि वकीलों के हित में जो भी हो सके उनके भविष्य के लिए जरूर ध्यान दिया जाए, ऐसी आशा के साथ। इनको अपने लिए हवाई जहाज खरीदना हो तो पैसे हैं, इनको अपने लिए बंगला बनाना हो तो पैसे हैं, गाड़ी बड़ी लेनी हो तो पैसे हैं, जनता कुछ भी मांग ले तो पैसे नहीं है। हैं जी? एमएलए खरीदने के लिए पैसे बहुत हैं, बिल्कुल सही कहा। अभी दिल्ली में इन्होंने हमारी सरकार गिराने की कोशिश की। हमारे देश में 18 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। टोटल पूरे देश में 18 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। आज एक ट्रेंड चल पड़ा है पूरे देश के अंदर, जो बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। एक के बाद एक सरकारें जो हैं सरकारी स्कूल बंद करती जा रही हैं, सरकारी स्कूल बंद करती जा रही हैं। आपने अगर सरकारी स्कूल बंद कर दिए, एक गरीब आदमी अपने बच्चों को कहां भेजेगा? उसके पास तो पैसे नहीं है, वो अगर प्राइवेट स्कूल में भेज नहीं सकता। ये 18 करोड़ बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं आज, उनकी भी कबाड़ खाने से अच्छी हालत नहीं है, फिर भी भेजते हैं, मजबूरी में भेजते हैं। वो भी अगर आप बंद कर दोगे, 18 करोड़ बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे हमारे देश के अंदर। कहां का विश्व गुरु, कहां का नंबर 1? हमारा देश शक्तिशाली बनेगा, सर्वश्रेष्ठ बनेगा, विश्वगुरु बनेगा, नंबर 1 बनेगा, जब हम अपने हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और दिल्ली में 5 साल में अगर हो सकता है,
मुझे लगता है पूरे देश में भी 5 साल के अंदर हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम सारे लग जाएं, सारी सरकारें मिलकर लग जाएं तो हो सकता है। दिल्ली में हमने सबका इलाज, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, 2 करोड़ लोग दिल्ली में रहते हैं, सबका इलाज हमने, सारा इलाज मुफ्त कर दिया। कितना भी खर्चा है, अगर आपको छोटा सा बुखार है, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए गली गली के अंदर। आप मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, डॉक्टर फ्री, टेस्ट फ्री, इलाज फ्री, और शानदार मोहल्ला क्लिनिक है। ऐसा मोहल्ला क्लिनिक तो एक तरह से सरकारी डिस्पेंसरी हुई। लेकिन ग्रेटर कैलाश, जो दिल्ली की सबसे पॉश कॉलोनी है, वहां पे 2 मोहल्ला क्लिनिक है। एक बार मैं सड़क से गुजर रहा था, सड़क से गुजरते हुए अगर मुख्यमंत्री कह के जाए ना कि आज मैं देखने आऊंगा, तो सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर उस विजिट का कोई फायदा नहीं है। मैं सड़क से गुजर रहा था, मैं गाड़ी रोकी, मैं एक मोहल्ला क्लिनिक में घुस गया। वहां पे इतने संभ्रांत और इतने अमीर घरों की महिलाएं उस मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने आई हुई थी। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी डॉक्टर बड़ा अच्छा है और सारा इलाज मुफ्त होता है, सब कुछ, सारे टेस्ट मुफ्त होते हैं, सारी दवाइयां मुफ्त मिलती हैं, सारा इलाज मुफ्त होता है वहां से। और अगर आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, भगवान ना करे, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख का खर्चा आए, वो भी सारा दिल्ली सरकार देती है, सारा इलाज मुफ्त। और सरकारी अस्पतालों को हमने प्राइवेट से भी ज्यादा अच्छा कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, इसको फ्री की रेवड़ी नहीं कहना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, इंग्लैंड के अंदर सबका इलाज मुफ्त है, सबका इलाज मुफ्त है। 37 कंट्रीज हैं जहां पे शिक्षा, हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलती है। अमेरिका में हर बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा का इंतजाम है, इंग्लैंड के अंदर है, जापान के अंदर है। वो लोग अमीर हैं इसलिए शिक्षा मुफ्त नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी इसलिए वो अमीर बने। हम भी अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो अमीर बनेंगे। ऐसे ही ढेरों देश ऐसे हैं जो अपने सारे नागरिकों को फ्री स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। दिल्ली में दी, गुजरात के भी 6.5 करोड़ लोगों के लिए हम मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम करेंगे। आपके लिए सरकारी अस्पताल, गांव-गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक, शहर शहर के अंदर, कॉलोनी कॉलोनी के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। आप कहेंगे पैसा कहां से आएगा? पैसे की कमी नहीं है। ये जो हवा बनाते हैं ना, हवा बनाते हैं, लोन लेते हैं, घाटा हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, पैसे नहीं है सरकार के, बहुत पैसे हैं। इनको अपने लिए हवाई जहाज खरीदना हो तो पैसे हैं, इनको अपने लिए बंगला बनाना हो तो पैसे हैं, गाड़ी बड़ी लेनी हो तो पैसे हैं, जनता कुछ भी मांग ले तो पैसे नहीं है। हैं जी? एमएलए खरीदने के लिए पैसे बहुत हैं, बिल्कुल सही कहा। अभी दिल्ली में इन्होंने हमारी सरकार गिराने की कोशिश की। हमारे 9 एमएलए, 12 एमएलए के पास संपर्क किया उन्होंने, हर एक को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए। इनका टारगेट था 40 एमएलए का, हर एक को बोल रहे थे कि 2-3 और ले आओ, 40 एमएलए करने हैं। तो एक एक एमएलए को 20-20 करोड़ ऑफर कर रहे थे, 40 एमएलए का टारगेट था, तो 800 करोड़ का तो इंतजाम इन्होंने कर रखा था दिल्ली में। कहां से आया ये पैसा? किसका पैसा है ये? आप ही का तो पैसा है। तो जब आप कहते हो कि हमें सुविधाएं चाहिए तो कहते हैं पैसा नहीं है। हम एमएलए नहीं खरीदते, ये हमारे धंधा नहीं है, उनका ही धंधा है। तो हम आपके लिए बिजली फ्री कर देते हैं, शिक्षा फ्री कर देते हैं, हॉस्पिटल फ्री कर देते हैं, दवाइयां फ्री कर देते हैं। तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार खत्म करने से इतना पैसा बचेगा, इतना पैसा बचेगा। और भ्रष्टाचार, आज एक ही पार्टी है पूरे देश के अंदर जो कट्टर ईमानदार पार्टी है। वकील बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, और सारे वकील अगर इकट्ठे हो जाएं और ठान लें
तो किसी भी पार्टी को जिता सकते हैं और किसी भी पार्टी को हरा सकते हैं। ये मैं अनुभव से बोल रहा हूं। जब हम अपना पहला चुनाव लड़े थे दिल्ली में, तो कुछ ऐसा संयोग बना कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में किरण बेदी को अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। किरण बेदी से वकीलों का कोई पुराना लफड़ा था। कोई कभी किरण बेदी जी पुलिस में थी, कोई कभी वकीलों के प्रोटेस्ट पे उन्होंने लाठीचार्ज वगैरह कराया था कई साल पहले। तो तब से वकील उसको अपने मन में लेके बैठे थे कि इनको सबक सिखाएंगे। तो जब बीजेपी ने डिक्लेयर किया किरण बेदी जी को अपना सीएम कैंडिडेट, तो सारी अलग अलग बार के लोग मुझसे मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा सर हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम इनको हराएंगे। और सारे वकील इकट्ठे हो गए दिल्ली के, और उन्होंने अपनी टीम्स बनाई, जाके डोर टू डोर प्रचार किया। और किरण बेदी जी खुद, उनकी सीएम कैंडिडेट भी हमारे एक छोटे से नेता से हार गई। तो अब 2 महीने के बाद चुनाव है। मैं लीपापोती नहीं करूंगा, सीधे बोलूंगा मैं आप लोगों का समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आप लोगों से सहायता मांगने के लिए आया हूं।